नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह, आपका स्वागत करती हूं। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं, जहां आज योग्यता देश के लिए मेडल लाने वाले खिलाड़ी तैयार करने की होने के बावजूद समोसा बनाकर बेचने को मजबूर करने वालों पर दस्तक देनी। मार्च के बाद से लगातार बेरोजगारी की दर बढ़ रही। पिछले महीने 75 लाख लोगों की नौकरी छिन जाने का दावा हुआ। कोरोना के संकट से बचाने को लॉकडाउन लगता है तो नौकरियों पर भी ताले लटक जाते हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में जिन्होंने प्रदेश, देश और विदेश तक में अपने खेल कौशल के दम पर सम्मान दिलाया, वो अब समोसा बेचने, कारपेंटर का काम करने, चाय बेचने के लिए मजबूर है। जिन हाथों ने तलवार थामकर उत्तर प्रदेश से लेकर देश तक में तलवारबाजी के खेल में सम्मान के साथ खिलाड़ी पैदा किए, अब उन्हीं हाथों में आरी है, लकड़ी का टुकड़ा है और सम्मान से जीने के लिए योग्यता के विपरीत काम करने को मजबूर करने वाली बेरोजगारी है। जिन हाथों ने बहुत से खिलाड़ियों को तीरंदाजी सिखाई, वो हाथ अब समोसा बनाते हैं, क्योंकि सम्मान से योग्यता मुताबिक रोजगार पाने का सपना बेरोजगारी के तेल में खौल चुका है। और जिन हाथों ने बड़े मुक्केबाजों को मेडल दिलाए, वो हाथ अब बेरोजगारी के लॉकडाउन और खेल खिलाकर भूल जाने वाली नीतियों में चाय बेचने तक को मजबूर हुए। अर्थशास्त्र कहता है कि वो बेरोजगारी है जो योग्यता के विपरीत काम करने के लिए छोड़ देती है, तो जरूरी है कि दस्तक दी जाए। और उसी दस्तक के लिए लखनऊ से बाराबंकी तक पहुंचते हैं संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव, जिन्हें दिखती है ये तस्वीर और ये आरी लकड़ी के एक टुकड़े पर नहीं चल रही, उस परिवार के सपनों पर चीरा लगाती है। जहां तो तय थी खुशियां हर शहर के लिए, कहां 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हुई इस घर के लिए। ये तलवारबाजी के एक ऐसे कोच हैं जिन्होंने 7 से 8 साल से ज्यादा कोचिंग दी है, और जिस हाथ में तलवार रहती थी उस हाथ में आज आरी है। मजबूरी का ये आलम है। और कोविड-19 का जो लॉकडाउन लगा पिछले साल का, तब से उनके ये हालात आज तक कंटिन्यूड हैं। लखनऊ के संजीव कुमार गुप्ता 2020 के लॉकडाउन से पहले तक तलवारबाजी के प्रदेश स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के खिलाड़ी तैयार करके देते थे। अखबारों की कतरन में कारनामे इनके अब भी दर्ज हैं। घर की दीवार पर लटके मेडल, शेल्फ पर सजी ट्रॉफियां कोच संजीव कुमार की कोचिंग की गवाही देती हैं। लेकिन लॉकडाउन में कोचिंग बंद हुई तो संविदा पर कोचिंग देते रहे खिलाड़ी संजीव कुमार के हाथों में तलवार की जगह आरी आ गई, क्योंकि घर में बेरोजगारी आ गई। घर में कोई कमाई की जरिया नहीं है, तो ये काम करके अपना जीव को ये कितना कुछ कमा लेते हैं? इसमें हम लोग का 300 रुपया पर डे मिलता है। मगर स्वाभिमान इतना है, कितना मांग के लोगों से खाएंगे? जब काम नहीं करेंगे तो कैसे खाएंगे? इतना पैसा फिर भी नहीं मिल पाता कि बेटी के स्कूल की फीस भर पाए, इसलिए 12 साल की तलवारबाजी की खिलाड़ी बेटी ख्याति दोस्तों से स्कूल न आने की झूठी वजह बताती है। मैं बोलती हूँ कि मेरा दूसरे स्कूल में एडमिशन हो गया, इसलिए नहीं आ पाऊंगी। बच्चों का खेल नहीं होता बड़े बड़े खिलाड़ी तैयार करना, लेकिन जिन हाथों में अभी आप समोसे में आलू भरने के लिए खोल तैयार होता देख रहे हैं, इन्हीं हाथों में कभी तीर धनुष होता था। प्रदेश का नाम रोशन किया, कई तीरंदाज देश के लिए दिए, लेकिन 44 साल के कोच महेंद्र प्रताप सिंह अब समोसा बेचकर घर चलाने को बैठे हैं। ऐसा क्यों हुआ? अगर नियमानुसार अगर टाइम से हम लोगों की पोस्टिंग हो गई होती सर, तो आज हम लोग RSO के रीजनल स्पोर्ट्स अफसर के करीब होते। तो ये तो कभी नहीं सोचा था कि अब ये करना पड़ेगा सर। सवाल आज तक का सिर्फ इतना है कि महामारी किसी के हाथ में नहीं है, लॉकडाउन लगाना भी मजबूरी है, पर इन सब का, इन जैसे चेहरों का क्या दोष है और इनके लिए सरकार की क्या योजना है? सरकारों की योजनाएं क्या सिर्फ खिलाड़ियों के मीडिया में चकाचौंध बटोरने तक ही दिखती हैं? वरना मुक्केबाज तैयार करने वाले कोच मोहम्मद नसीम चाय बेचने को क्यों मजबूर हुए? इन सारे सवालों की दस्तक के साथ संवाददाता समर्थ अब खेल निदेशक RP सिंह के पास पहुंचते हैं। जून माह है, इसमें मैं ट्रायल कराऊंगा। आपके माध्यम से भी कहना चाहूंगा कि जो भी उसमें प्रशिक्षक हैं तथाकथित, जो भी अपने जो उनकी प्रॉब्लम है, वो आए हमसे बात कर लें। जो सरकार का नियम है उसके हिसाब से उनका हो जाएगा। तो फिर तब तक क्या अपनी योग्यता के विपरीत खिलाड़ियों को हुनर देने वाले ये हाथ आरी चलाते रहेंगे, समोसा बनाते रहेंगे? अगर ये खिलवाड़ खिलाड़ियों के साथ जारी रहा तो यकीन मानिए फिर खेल के मैदान से देश का नाम रोशन करने वाली कहानियों का अंत हो जाएगा। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।
लॉकडाउन लगाना जरूरी हुआ, लेकिन रोजगार के रास्ते भी खोजने जरूरी हैं। ऐसे समय में कई बार देखा गया कि सबसे पहले कंपनियां या सरकारें संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वालों पर ही गाज बेरोजगारी की गिराते हैं। इस बीच बेरोजगारी दर को देखा जाए तो 16 मई को खत्म हफ्ते में बेरोजगारी दर बढ़कर 14.45% तक पहुंच गई। बेरोजगारी दर का यह आंकड़ा 49 हफ्तों में उच्चतम स्तर पर है। मार्च से लेकर अब तक के आंकड़ों में बेरोजगारी को अगर देखें तो मार्च में बेरोजगारी दर करीब 6.5% थी, अप्रैल में 7.97% और फिर मई में 14.45%। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार अप्रैल के महीने में 75 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरी छिन चुकी है। सरकारों ने गरीबों, रेहड़ी पर रोजगार करने वालों के लिए राशन और कई जगहों पर कुछ पैसे देने का इंतजाम किया है, लेकिन इन योजनाओं से मध्यम वर्ग देश का हमेशा अछूता रहता है, जो अपने सम्मान, अपने स्वाभिमान के लिए चुपचाप सहता है। सहता तो लगभग हर राज्य में आम इंसान है, लेकिन वही आम इंसान मुख्यमंत्री के पुराने दोस्त हों तब भी क्या सरकार नहीं सुनेगी? क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई के दौरान के अपने साथी की जुबानी वो सच्चाई सुनकर अब कदम उठाएंगे जो हकीकत आज तक दस्तक देते हुए लगातार बता रहा है? हकीकत बिहार के गांव में लचर और लुंज-पुंज मेडिकल सुविधाओं की है। नीतीश कुमार के साथी के गांव आज तक संवाददाता रोहित सिंह पहुंचे। पता चला कि अपने ही दोस्त, अपनी ही पार्टी के सर्वे सर्वा के सामने गुहार लगानी पड़ रही है, अस्पताल सही करा दो दोस्त। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी और दोस्त और जेडीयू में उपाध्यक्ष नरेंद्र कुमार सिंह जी के गांव में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। अब मुख्यमंत्री के बेहद करीबी दोस्त भी हैं। करीब 5-7 साल से इसकी स्थिति बद से बदतर हो गई। यहाँ जहरीला सांप आता है, अभी भी आ जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ये तस्वीर याद है क्या? याद है क्या ये दोस्त? कुछ वर्ष पहले सहरसा के किसी खस्ताहाल उप स्वास्थ्य केंद्र के पास मुख्यमंत्री जी आपका हेलीकॉप्टर उतरा था। नीतीश जी, संभव है आपको जनता को इलाज के नाम पर जहरीले सांपों का बसेरा बन चुके खंडहर के हेल्थ सेंटर की याद ना हो, क्योंकि आप तो हेलीकॉप्टर से आए थे। लेकिन मुख्यमंत्री जी ध्यान दीजिए, सहरसा के इसी गांव में शिव भोला निवास और इस निवास पर लगी इस नेम प्लेट पर, जिस पर लिखा है आपकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान के साथी नरेंद्र कुमार सिंह का नाम, और इनका चेहरा तो याद होगा। कई दशकों का साथ है नीतीश कुमार और दोस्त नरेंद्र सिंह का। लेकिन नीतीश जी आपके ही करीबी दोस्त के गांव के हेल्थ सेंटर के लकड़ी के दरवाजे को खोलकर आज तक संवाददाता रोहित सिंह ने दस्तक दी तो पता चला बिहार में सुशासन बहुत ईमानदार है। इतना ईमानदार है कि स्वास्थ्य सेवा चाहे आम आदमी के गांव में देनी हो या मुख्यमंत्री के पुराने दोस्त के गांव में, हर जगह भरोसा खंडहर कर देने में पूरी ईमानदारी बरती जाती है। आज हम सहरसा के महिषी प्रखंड में स्थित मैना गांव पहुंचे हैं, जहां पर उप स्वास्थ्य केंद्र मौजूद है। और कहने को तो ये उप स्वास्थ्य केंद्र पिछले 25 साल से जो है यहाँ पर बनकर तैयार है। कुछ साल तक ये चलता भी रहा, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि पिछले कई सालों से ये उप स्वास्थ्य केंद्र जो है वो बंद पड़ा हुआ है और जो गांव के लोग हैं उनको इसकी वजह से जो है बेहद ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अंदर हेल्थ सेंटर के गेट पर भी ताला है। खिड़की से पता चलता है कि अंदर कुछ है ही नहीं, सिवाय कुछ फटे हुए रजिस्टर, टूटा हुआ प्लास्टर
और उस स्वास्थ्य व्यवस्था के जिसका हाल खाली कनस्तर जैसा हो गया। 10 वर्षों से लगभग ये मैना ग्राम है, मुख्यमंत्री के दोस्त नरेंद्र जी का भी गांव है, वो अब यहाँ मौजूद हैं। और उसके बाद ये स्थिति बनी हुई है, न नर्स है न डॉक्टर हैं, कोई नहीं है, अलमीरा पड़ा हुआ है, दीमक खा रहे हैं, यहाँ जहरीला सांप आता है, अभी भी आ जाएगा। सोचिए, जनता का पैसा खर्च करके हेल्थ सेंटर बनता है, ईमानदारी से टैक्स भरने वाली जनता के पैसे से इस स्वास्थ्य केंद्र में नियुक्त डॉक्टर के रहने के लिए घर का निर्माण भी किया जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री के दोस्त के गांव तक में डॉक्टर से लेकर नर्स, दवा, इलाज सब कुछ कागज पर होता है, जमीन पर नहीं। हम लोग को बहुत परेशानी होता है। कोरोना महामारी में हम लोग को बहुत दूर जाना पड़ता है जांच के लिए। हम लोग बाहर से कमा के आते हैं, जांच के लिए हम लोग को तरसना पड़ता है कि कोरोना का जांच हो जाए। कितनी दूर जाना पड़ता है अगर ये बंद? यहाँ से सहरसा जाना पड़ता है जांच के लिए। आज तक तो पहले से ही बताता आ रहा है कि नीतीश सरकार के स्वास्थ्य विभाग के शपथ पत्र के मुताबिक राज्य में डॉक्टर्स के कुल 11,645 मंजूर पदों में से 8,768 पद तो खाली है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही पढ़ाई से ही लेकर चुनावी लड़ाई तक में साथी रहे नरेंद्र कुमार सिंह अपने गांव में सुशासन की सेहत दुरुस्त न होने की दस्तक आज तक पर देते हैं। स्टाफ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, दवाई और उसका व्यवस्था नहीं है। कोई भी पदाधिकारी जो एएनएम या कंसर्निंग जो अभी जो पोस्टेड है उस सब का रहने का व्यवस्था नहीं है। और इसी के चलते लोग शहरों में रहता है और गांव के इलाका में न एएनएम रहता है न कोई स्टाफ रहता है, इसीलिए ताला बंद है। इधर करीब 5-7 साल से इसकी स्थिति बद से बदतर हो गई। इसीलिए मैं खास करके मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह करेंगे कि बिहार प्रदेश के जितने भी उपकेंद्र हैं उसमें खास करके जो ग्रामीण इलाका में है उस पर यह जो तीसरी जो कोरोना आ रहा है उसके पहले सुसज्जित करने के लिए 10 बेड का कम से कम उपकेंद्रों पर बेड होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए, नर्स होना चाहिए। कोई विपक्षी नेता नहीं, कोई विरोधी दल नहीं, बल्कि नीतीश कुमार की पार्टी के उपाध्यक्ष नीतीश कुमार के साथ इंजीनियरिंग पढ़ने वाले दोस्त की यह सिर्फ गुहार नहीं है बल्कि गवाही है। गवाही इस बात की कि सुरक्षित इलाज की गारंटी न मुख्यमंत्री के दोस्त के गांव में मिलेगी न आम आदमी के गांव में। रोहित सिंह, सहरसा, आज तक। आज किसान आंदोलन को 6 महीने पूरे हो गए और तब देश के कई शहरों से प्रदर्शन की वो तस्वीरें सामने आई जिन्होंने दस्तक देकर यह पूछना जरूरी किया, क्या कोरोना के खतरे से बड़ा प्रदर्शन है? लोगों की जान बचाना ज्यादा जरूरी है या फिर प्रदर्शन में भीड़ लगाकर पुतला फूंकना ज्यादा जरूरी है? 25 से 50 लोग ही जब शादी से लेकर अंतिम संस्कार तक में आ सकते तब हाथ में काला झंडा लेकर वो भीड़ किसान हित के नाम पर प्रदर्शन करने उतरती है जो कोरोना वायरस के चौतरफा फैलाव को न्योता देती है। जब कोरोना के खतरे के कारण करोड़ों लोगों के रोजगार तक पर लॉकडाउन है, तब दिल्ली उत्तर प्रदेश के बीच गाजीपुर बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर सरकार का पुतला फूंकने में जुटी इस भीड़ ने भले पुतला सरकार का जला दिया, लेकिन कोरोना के संकट में सावधानी वाली संवेदनशीलता को भी आग में जलाकर खाक कर दिया। छाती पीट कर चिल्लाते ये प्रदर्शनकारी मास्क न लगाकर किसानों के हित में कोई वीरता का प्रदर्शन नहीं कर रहे। मास्क नीचे लटकाकर हाथ में काला झंडा लेकर काली पगड़ी पहनकर राकेश टिकैत चलते हैं तो अगल बगल वालों से मास्क लगाकर प्रदर्शन करने की उम्मीद करना बेईमानी हो जाता है। बुजुर्ग ये भी मास्क नहीं लगाते, इनके साथ चलता नौजवान इनसे नारे लगवाता है, लेकिन ना मास्क खुद पहनता है ना इन्हें पहनाता है। किसान आंदोलन को 6 महीने बीतने के साथ ही दिल्ली के गाजीपुर पर आज इस आंदोलन को एक बार फिर धुआं देने की कोशिश की गई है। किसानों ने प्रधानमंत्री मोदी का पुतला जलाया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है और काली पगड़ी, काले कपड़े पहनकर, काले झंडे लेकर किसान आज 6 महीने इस आंदोलन को पूरे हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में खासकर जब किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर काले झंडे दिखाकर प्रदर्शन की बात आई तो सवाल उठता है कि क्या अभी यह वाकई जरूरी हुआ?
दिल्ली में अभी भी लगभग 150 लोगों की जान कोरोना रोज ले रहा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के अब भी 68,000 से ज्यादा मरीज हैं। पंजाब में रोज लगभग 4,500 केस कोरोना के सामने आ रहे हैं। हरियाणा में अब भी रोज लगभग 128 लोगों की जान जाने के पीछे वजह कोरोना है। तो काले झंडे लेकर भीड़ में मास्क बिना लगाए कोरोना फैलाने के डर के साथ प्रदर्शन करने की जरूरत क्या थी? आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा के सवाल पर राकेश टिकैत का जवाब ध्यान से सुनिएगा। कोशिश है कि जो आंदोलन एक बार ढीला पड़ गया था उसे फिर से रफ्तार दी जाए। 6 महीने पूरे हो गए तो 6 महीने में तो करना पड़ेगा ना। 6 महीने पूरे हुए हैं तो सारे किसान लौट गए थे, अब फसल कट गई है, फिर वापस आ जाएंगे वापस। इसीलिए है ये कोशिश। हाँ, इसीलिए। तो क्या सिर्फ प्रदर्शन के नाम पर एक ऐसी लापरवाही को भी गति दे दी गई जहां नारेबाजी भले किसानों के मुद्दे पर हो, लेकिन खतरा भी इन्हीं किसानों और यहां से गांवों तक हो सकता है। महामारी इससे फैलेगी तो इलाज करो ना, उसका हॉस्पिटल में इलाज करो। और किसान यहाँ क्यों हैं? अगर किसानों से फैल रही है, अगर बीमारी बढ़ी है तो कानून कैंसिल कर दो। क्या इस तरह के बयानों से गाँव और किसानों की रक्षा करेंगे किसान नेता? यही कारण है कि गाजीपुर बॉर्डर पर लापरवाही के साथ अब भी बैठे प्रदर्शनकारी टीका और मास्क से सुरक्षा तक को कुछ नहीं समझते। टीका तो मैं लगवाऊँ ना। क्यों? मेरा कोरोना हो गया। कोरोना ना होने के लिए तो टीका है ना, हमें जरूरत भी ना, बीमार हो जाए मैं 2 दिन तो बीमारी हो जाएंगे, बुखार आ जाएगा। टीका नहीं लगवाया। कहाँ के रहने वाले हो? यही है जी, गाजियाबाद के। गाजियाबाद के। कितनी उम्र है आपकी? मेरी जी 18 के ऊपर है। हाँ, 26 साल है। डर खत्म हो गया है या कोई और वजह के लोग मास्क नहीं पहन रहे? किसका? मास्क का? मास्क का असल में प्रोपगंडा ज्यादा बना रखा है इसका। मास्क डर के मारे लोग लगा रहे हैं। मास्क लगाना प्रैक्टिकल नहीं है। जब आदमी मास्क पहनता है तो उससे खुलकर हवा नहीं मिलती है, उसको सांस लेने में दिक्कत होती है। मेरे हिसाब से जो कोरोना जो बन रहा है, कुछ लोगों की नेगेटिव रिपोर्ट आती है लेकिन उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। तो मेरे हिसाब से लग रहा है कि ये कोरोना बनाया जा रहा है, क्योंकि खुल के मास्क से हवा नहीं जाएगी तो क्या होगा? गाड़ी का एक इंजन है, उसके साइलेंसर को बंद कर दोगे तो क्या होगा? गाड़ी स्टार्ट होगी। ऐसी लापरवाहियों का नतीजा देश के कई राज्यों ने चुनावी रैलियों और कुंभ से लेकर तमाम सियासी प्रदर्शनों में देखा और भुगता भी। अब प्रदर्शन के नाम पर किसानों को जुटाकर फिर उसी कोरोना के वायरस को दोबारा फैलने का मौका दिया जा रहा है, जिनसे खतरा गांवों तक पहुंच सकता है। मास्क पहनने न पहनने, टीका लगवाने न लगवाने को लेकर किसानों की अपनी अलग अलग राय है। भ्रांतियां ज्यादा हैं, शिक्षा का अभाव है और कुछ लोग तो बस जिद में हैं। लेकिन ये भूल जा रहे हैं कि आखिर ये महामारी कितनी बड़ी है, खतरा कितना बड़ा है और अंततः जब ये चपेट में लेगी तो ये नहीं पहचानेगी कि वो किसान हैं, जवान हैं या जो कुछ भी हैं। आखिर महामारी किसी को पहचानती नहीं है। गाजीपुर से संजय कुमार के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक। सोमवार को आज तक ने खबर दिखाई और बुधवार को उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा मंत्री के भाई तक आपकी दस्तक ऐसी पहुंची कि गरीबी के कोटे से नौकरी पाने वाले मंत्री जी के भाई ने इस्तीफा दे दिया है। मंत्री जी का छोटा भाई, बड़ा विवाद में आज तक की दस्तक का असर। गरीबी के कोटे से नौकरी पर शिक्षा मंत्री के भाई का इस्तीफा। गरीब ब्राह्मण होना इतनी बड़ी कमजोरी है। ये मैं से मैंने नौकरी ज्वाइन किया तब से आज तक मैं ये चीज महसूस कर रहा हूँ। 21 मई को उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा मंत्री के छोटे भाई अरुण द्विवेदी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कोटे से असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं। 24 मई को आज तक के शो दस्तक में इस पूरे विवाद की जड़ तक पहुंचने वाली रिपोर्ट दिखाई जाती है और 26 मई को असिस्टेंट प्रोफेसर बने मंत्री सतीश द्विवेदी के छोटे भाई इस्तीफा दे देते हैं। और दलील क्या देते हैं, पहले ये सुनिए। इस नियुक्ति को लेकर मेरे बड़े भाई डॉक्टर सतीश द्विवेदी बेसिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश को इस नियुक्ति से जोड़कर मीडिया और सोशल मीडिया में उन पर निरर्थक, निराधार और अपमानजनक आरोप लगाकर उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। सवाल उठता है कि 2 दिन पहले तक जो हर तरह की जांच की बात करके खुद को पाक साफ बता रहे थे, वो 48 घंटे बाद मंत्री भाई की स्वच्छ छवि का हवाला देते हुए इस्तीफा देकर खुद को कर्तव्य परायण क्यों बताने लगे? क्या इसकी वजह मंत्री जी के भाई पर लग रहे ये आरोप है कि 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर होने वाला EWS सर्टिफिकेट बनाकर 2021 में नौकरी कैसे ले ली, जबकि गरीबी कोटे का सर्टिफिकेट सिर्फ 1 साल के लिए मान्य होता है? आरोप ये भी लग रहा था कि मंत्री जी के भाई की पत्नी भी
कॉलेज में पढ़ाती हैं, तो अब वो आर्थिक रूप से गरीबी की कोटे में कैसे माने जा सकते हैं? DIPR, DRDO, रक्षा मंत्रालय से JRF, SRF, 17 पब्लिकेशन, पुस्तकों का संपादन, 20 से अधिक नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पेपर प्रस्तुतिकरण इत्यादि के आधार पर निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत हुई थी। बेसिक शिक्षा मंत्री के छोटे भाई का इस्तीफा दे देना ही इस विवाद का अंत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बेसिक सा सवाल ये उठता है कि अब आगे जांच नहीं होगी? क्या इस बात का जिम्मेदार नहीं खोजा जाएगा कि एक मंत्री के भाई कैसे आर्थिक रूप से गरीबी वाले कोटे का सर्टिफिकेट पाए और कैसे उन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी भी दे दी गई? शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। आज यास तूफान ने भारत के पूर्वी तटों पर दस्तक दी। यास तूफान सुबह 9 बजे ओडिशा के तट से टकराया तो दोपहर के समय ये पश्चिम बंगाल पहुंच गया। यास तूफान की एंट्री लेते ही बारिश और तेज हवाएं चलने लगी। देखते ही देखते लोगों के घर उजड़ गए। यास तूफान भले ही ओडिशा और पश्चिम बंगाल से आगे बढ़ चुका हो, पहले के मुकाबले ये कमजोर हुआ हो, फिर भी मौसम विभाग का कहना है कि खतरा अभी टला नहीं है, इसीलिए झारखंड में इसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया। साइक्लोन यास ने अपनी दस्तक दे दी। यहाँ देखिए पानी ऊपर तक आ रहा है। तेज हवाएं चल रही हैं, 140 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ये हवाएं हैं और तो आप देख सकते हैं किस तरह से कैमरा भी हिल रहा है। सुबह जब यास तूफान ओडिशा के बालासोर में तट से टकराया तो लहरें मानो बेकाबू हो गईं। करीब 4.5 घंटे तक ओडिशा के तट पर यास तूफान अपना जोर दिखाता रहा, मानो आज वो सब कुछ उड़ा ले जाएगा। तेज हवाएं चल रही हैं, 140 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ये हवाएं हैं और टाइडल वेव्स है अब 10 फीट ऊंची है, तो हवा का जो रुख है वो काफी तेज हो चुका है, रफ्तार हो चुका है। आपको बता दें यहाँ पे अगर हम आपको दूसरी तरफ दिखाएं, आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए जिस तरह से टिप रूफ है ये उड़ रही है, कुछ लोग बाहर आए हैं। बालासोर और भद्रक के बीच धामरा में यास तूफान 140 से लेकर 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरा। इसका नतीजा ये हुआ कि चारों तरफ तबाही मच गई। यास तूफान का पहला निशाना ओडिशा और पश्चिम बंगाल होंगे, ये बात तो सभी पहले से ही जानते थे। बंगाल की खाड़ी से करीबी के कारण वहाँ पर इस तरह के तूफान से तबाही नई बात नहीं है, लेकिन मौसम वैज्ञानिक यास तूफान को लेकर एक खास बात से परेशान है, जिसका सीधा रिश्ता झारखंड से है। झारखंड अब तक का अपना सबसे भीषण चक्रवात झेल रहा है, क्योंकि यास तूफान से ज्यादा शक्तिशाली तूफान का झारखंड ने इससे पहले कभी सामना नहीं किया। समंदर से दूर होने की वजह से झारखंड पहुंचते पहुंचते आमतौर पर तूफानों की तीव्रता और गति कमजोर हो जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। यास की वजह से ओडिशा से लगे झारखंड में तूफानी हवाएं चल रही हैं और इन इलाकों में भीषण बारिश की भी बात मौसम वैज्ञानिक कर रहे हैं। जो हमारा मेन लैंड है ये सिस्टम भी बारिश देगा। उड़ीसा बंगाल में भी बारिश हुआ है, लेकिन बिहार झारखंड चाहे दूर है समुद्र से, ये सिस्टम जो है रेमिनेंट्स जो है वो जा रहा है, इसलिए बारिश देगा। तो ओडिशा की तरह झारखंड पर यास तूफान ने भले ही अपनी पहली चोट नहीं मारी हो, लेकिन फिर भी झारखंड के कई जिले एक ऐसे तूफान का सामना करेंगे जो ओडिशा और बंगाल में भयानक तबाही मचाकर आया है। साइक्लोन यास ने दस्तक दे दिया है बालासोर में। पीछे देख सकते हैं किस तरह से अब जो कोस्टल एरिया के इलाके में आसपास की दुकान है उन्हें खाली किया जा रहा है। हालांकि सिस्टम ने वार्निंग दे दी थी, सरकार की तरफ से दिशा निर्देश थे कि कोस्टल एरियाज है वहां पर जो जगह है वहां से हटाया जाए, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से आप ये बताइए, आपको पता था तूफान आ रहा है, अभी आसपास क्यों कर रहे हैं सब? अरे ये इतना दूर तक कभी नहीं पानी आता है। ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की सीमा का इलाका है। देखिए यास तूफान ने यहाँ पर कितनी भयानक तबाही मचाई है। यहाँ पर सड़क पर बैरिकेडिंग उल्टे पड़े हुए, लोगों के घर उजड़ गए हैं, जिनमें लोग रहा करते थे वो मलबे में तब्दील हो गए हैं।
बालासोर से भद्रक तक और उड़ीसा के केंद्रपाड़ा से जगत सिंहपुर की कोस्टल लाइन तक यास तूफान कहर बनकर लोगों पर बरसा है। अब ये पेट्रोल पंप देखिए, यास तूफान ने इसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। पेट्रोल पंप की छत उड़ चुकी है और अगर कुछ बचा है तो यास तूफान से मची तबाही की गवाही। भद्रक में यास की वजह से बड़े और पुराने पेड़ उखड़ गए हैं। पेड़ की चपेट में भद्रक में कई गाड़ियां भी आ गई। ये देखिए किस तरह से एक बड़ा पेड़ इस जीप पर गिर गया। एनडीआरएफ और बाकी एजेंसियों के सामने जल्द से जल्द सड़कों को साफ करने की चुनौती है ताकि राहत और बचाव के काम में कोई रुकावट न आए। इस काम में जेसीबी मशीनों की भी मदद ली जा रही है। अब यास तूफान से सीधे टकराने वाले भद्रक जिले के धामरा का हाल देखिए। यहाँ यास तूफान की वजह से सब कुछ डूब गया। क्या घर और क्या खेत, सब जल समाधि ले ली। जगह जगह हम माने आगे पहले रोड क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद हम जो ब्रांच रोड मेन रोड क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद ब्रांच रोड क्लियर करेंगे। ओडिशा में जो भी गांव समंदर के करीब उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर के निचले इलाके समंदर के पानी में डूब गए। यास को लेकर ओडिशा की सरकार पहले ही कमर कस चुकी थी, जिसका फायदा ये हुआ कि समय रहते 7 लाख लोगों को खतरा आने से पहले ही सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया। ओडिशा में भले ही यास तूफान कमजोर हो गया, लेकिन अब ये खतरा झारखंड की तरफ बढ़ चला है, जो इतने शक्तिशाली तूफान का पहली बार सामना कर रहा है। उत्तर उड़ीसा और उत्तर कोस्टल उड़ीसा वो हैवी रेनफॉल स्ट्रॉन्ग विंड जारी है। लेकिन ये जो सिस्टम है ना, ये धीरे धीरे जो है झारखंड में प्रवेश करेगा। तो इसीलिए झारखंड जो है आज नाइट से स्ट्रॉन्ग विंड जो है 80 से 100 किलोमीटर, इवन हमारा जो आभ्यंतरीण जो अंदर इलाका है उड़ीसा झारखंड से लगा हुआ है, वो भी यही वेदर होगा, सीवियर वेदर। अभी आज इवनिंग या नाइट से कल इवनिंग तक झारखंड में हम लोग रेड कलर वार्निंग जारी किया है आज और कल के लिए। और रेनफॉल 20 से 30 सेंटीमीटर रहेगा झारखंड में, 1 या 2 जगह पर रांची से। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में यास तूफान की दस्तक से पहले ही बारिश शुरू हो गई थी, जिसका असर झारखंड पर भी हुआ। मौसम विभाग ने गुरुवार को झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बारिश की तरह झारखंड के पूर्वी और पश्चिम सिंहभूम में 92 से 117 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जोरदार हवाएं चल रही हैं, जबकि झारखंड के बाकी इलाकों में 62 से 91 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की बात मौसम विभाग कर रहा है। यानी झारखंड के लिए अगले 24 घंटे बहुत अहम होने जा रहे हैं। देर शाम से ही हवा जो है चल रही है, चाहे झारखंड का सिमडेगा जिला हो या जो छत्तीसगढ़ से सटा हुआ इलाका है, वहाँ हवाएं चल रही थी। और पूरा जो जोन है, पूरा जो झारखंड स्टेट है वो पाथ है, तो इसका जाहिर तौर पे असर जो है पूरे राज्य में दिखेगा। तूफान को देखते हुए राज्य सरकार के साथ साथ एनडीआरएफ ने भी मोर्चा संभाल लिया है। रांची में एनडीआरएफ की टीम तूफान को लेकर लोगों को जागरूक कर रही है। यास तूफान झारखंड से आगे चलकर बिहार और उत्तर प्रदेश में एंट्री करेगा, जहां पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका है। 27 और 28 तारीख को पूर्वी उत्तर प्रदेश और 28 तारीख को बिहार में तेज बारिश होने की बात भी मौसम विभाग ने की है। लेकिन उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में बड़ा नुकसान पहुंचाने वाले यास तूफान को लेकर सबसे ज्यादा डर झारखंड में है, जो समंदर से दूर होने पर भी अपने पहले और सबसे शक्तिशाली चक्रवाती तूफान को झेलने को मजबूर है। बालासोर से कमलजीत संधू के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक। रिपोर्ट में आपने एक्सपर्ट को यह कहते हुए सुना कि झारखंड अभी तक के सबसे शक्तिशाली तूफान का सामना कर रहा है, लेकिन इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है यास तूफान का रूट। झारखंड समुद्र से दूर है, इसीलिए अभी तक ये राज्य तूफान की सीधी चपेट में नहीं आता था। लेकिन यास तूफान सबसे छोटा रूट लेकर झारखंड तक जा पहुंचा है। इस वजह से इस तूफान की गति पहले आए तूफानों के मुकाबले काफी तेज है। यही वजह है कि झारखंड में शहर शहर अलर्ट है। यास तूफान के झारखंड के जो जिले सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं, उसमें पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, रांची, खूंटी, सिमडेगा, गुमला और बोकारो शामिल हैं।
झारखंड के आगे ये तूफान बेदम होने से पहले बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश को भी छुएगा। बिहार के 18 जिलों में यास तूफान की वजह से मौसम ने पलटी मारनी शुरू कर दी है। यहां बारिश हो रही है, मौसम ठंडा हो गया है। यहां भले ही यास की वजह से गर्मी से राहत मिल गई हो, लेकिन इस तूफान ने पश्चिम बंगाल में 3 लाख घरों को तबाह कर दिया। इम्पैक्ट हमने पहले देखा है। ये जगह हाई अलर्ट पे है और इस समुद्र तट पर आप देख सकते हैं कैसे इस पूरे जगह पे हवाएं, अगर लहरों की तरफ देखें तो समझ में आएगा हवाएं कितने स्ट्रॉन्ग है, कितने डिवाइसिव है। पश्चिम बंगाल में यास तूफान समंदर का किनारा तोड़कर बस्ती में घुस गया। नतीजा, शहर की सड़क नदी बन गई। ये पश्चिम बंगाल का दीघा है, जहां बारिश के पानी से ज्यादा समंदर के पानी ने कहर बरपाया, क्योंकि जब समंदर का पानी तट के करीब बसे इस रिहायशी इलाके में घुसा तो गाड़ी पानी में डूब गई। कार ही नहीं, बड़ी बड़ी एसयूवी खिलौने की तरह बहने लगी। जेसीबी ने भी समंदर के पानी के आगे सरेंडर कर दिया। साउथ 24 परगना के फ्रेजरगंज इलाके में एकदम कोस्टल पुलिस स्टेशन के सामने चक्रवाती तूफान यास के कारण जब उसकी लहरें, उसकी समुंदर की लहरें जब सुबह इस तरफ आई, कोस्ट को हिट किया उन्होंने, तब ये एकदम पुलिस स्टेशन की आप स्थिति देख सकते हैं। और यहाँ पे एक जेसीबी जो काम करने के लिए यहाँ पे रखा गया था, उसको भी इस तूफान के हवाओं ने और इस लहरों ने यहाँ पे उसको पूरा एकदम नीचे फेंक दिया। पश्चिम बंगाल में यास तूफान कितना खतरनाक साबित हुआ, उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि तूफान का रास्ता ये भारी पत्थर भी नहीं रोक पाए। कहने की जरूरत नहीं कि पत्थर बहुत भारी होंगे, इन्हें अगर उठाना हो तो जेसीबी मशीन की जरूरत होगी, लेकिन समंदर की लहरों ने इन्हें ऐसे पटका मानो इनमें वजन ही न हो। दीघा में समंदर ने पहले तट की बनी दीवार को तोड़ा। ये देखिए कैसे तट की दीवार तोड़कर लहरें शहर के अंदर दाखिल हो रही हैं। इसी तट पर ये भारी पत्थर रखे हुए थे, जिन्हें यास तूफान की वजह से लहरें बड़े आराम से उठाकर यहाँ ले आए। उस पार में अभी आपको थोड़े से कम बोल्डर्स दिखाई दे रहे होंगे और यहाँ पे ही सारे बोल्डर्स रखे हुए थे और इन तूफानी हवाओं ने, तूफान यास ने जो कहर बरपाया है, उसके बाद ये बोल्डर्स यहाँ पर आ गए हैं और पूरा का पूरा ये जो बीच है, सी बीच की जो सड़क है, इस वक्त बोल्डर्स से ढकी हुई है। दीघा के तट पर ही बनी ये सभी दुकानें देखते ही देखते मलबे में तब्दील हो गई। यास तूफान ने इस मार्केट की हर एक दुकान की ईंट से ईंट बजा दी, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी दीघा की इस सड़क के आसपास रहने वाले लोगों को हुई, जो लाख कोशिश के बावजूद अपने घरों समंदर का पानी भरने से नहीं रोक पाए। जब लोगों से बात नहीं बनी तो सेना को बुलाना पड़ा, जिन्होंने घर में फंसे लोगों की वक्त रहते मदद की। दीघा में समुद्र तट से लगभग 1 किलोमीटर दूर क्या हालात हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। चारों ओर किंतु पानी भर गया है। ये नदी नहीं है, ये सड़क है और सड़क में घुटनों तक, कमर तक पानी भर गया है। दुकानों में पानी भर गया है। इंडियन आर्मी की पूरी टुकड़ी यहाँ पर उतार दी गई है। जो दुकानों में पानी भर गया है, जो दुकानदार हैं, उनकी मदद के लिए यहाँ पर इंडियन आर्मी की एक टुकड़ी सभी की मदद कर रही है। यहाँ पर ये देखिए दुकानों में किस कदर पानी भरा है और ये समुद्र का पानी है। बरसात बहुत ज्यादा हुई है ऐसा नहीं है, समुद्र का पानी पूरी तरह से इतना लबालब चारों ओर दीघा में सड़कों पर आ गया है। पश्चिम बंगाल में तूफान की तबाही में फंसे लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की 113 टीम दिन रात काम कर रही है, जो लोगों को बचाने से लेकर सड़कों पर तूफान की चपेट में आने से गिरे पेड़ों को हटाने में लगी हुई है। दीघा में हर जगह धीरे धीरे पानी भरना शुरू हो चुका है। मुख्य सड़कों पर पानी लबालब भर चुका है और ये समुद्र का पानी है जो समुद्र से लगभग 1 से 2 या 3 किलोमीटर बाहर तक आ चुका है। और ये जो रिहायशी इलाके हैं, जो मुख्य सड़कें हैं समुद्र तट की ओर जाने की, वहां तक पहुंच चुका है और कहीं घुटनों तो कहीं कमर तक पानी है। और सबसे बड़ी बात है कि आज पूर्णिमा है। साइक्लोन यास की जो लहरें हैं वो लगभग 10-15 फीट ऊंची उठ रही हैं। ऐसे में जो तटबंध बनाए गए हैं उनको फांद कर ये लहरें सड़कों पर आ रही हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। लैंडफॉल का प्रोसेस चल रहा है और ये जो स्थिति है ये और ज्यादा गंभीर होने वाली है।
बंगाल में पूर्वी मिदनापुर दक्षिण 24 परगना का एक बड़ा हिस्सा यास तूफान की वजह से हुई भारी बारिश की चपेट में आ गया है, जहां तबाही के निशान आप हर जगह देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल में यास तूफान की वजह से 3 लाख घर उजड़ गए। राज्य सरकार का कहना है कि तूफान की वजह से करीब 1 करोड़ लोग किसी न किसी रूप से प्रभावित हुए हैं। वहीं राज्य में 11 लाख से ज्यादा लोगों को तूफान की वजह से सुरक्षित स्थानों पर ले जाना पड़ा। तूफान के खतरे को देखते हुए एहतियातन कोलकाता एयरपोर्ट के ऑपरेशन को 12 घंटे के लिए रोकना पड़ा। बंगाल में जब रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों के पहियों को पटरियों के साथ लोहे की जंजीरों से बांधा गया तो सभी को आश्चर्य हुआ। एक बार तो लोगों को लगा कि क्या वाकई में तूफान इन ट्रेनों के जरिए कोई दुर्घटना करवा सकता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में यास की तबाही ने इस आशंका को सच साबित कर दिया। दीघा से अनुपम मिश्र के साथ सूर्याग्नि रॉय, दक्षिण 24 परगना, आज तक। दस्तक में हमने आपको यास तूफान की वजह से हुई तबाही की जानकारी दी। आपने देखा कि यास तूफान उड़ीसा से पूरी शक्ति के साथ टकराया, लेकिन जिस तरीके से उड़ीसा की सरकार ने इसका सामना किया उसकी चौतरफा तारीफ हो रही। यास तूफान के बाद उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बैठक की और ऐलान किया है कि जो 128 गांव यास तूफान की वजह से पानी में डूब गए हैं उन्हें 7 दिन का रिलीफ पैकेज दिया जाएगा। इसके अलावा राज्य में तूफान प्रभावित सभी प्रमुख सड़कों को अगले 24 घंटों में दुरुस्त कर लिया जाएगा। तूफान प्रभावित इलाकों में अगले 24 घंटे में बिजली की सप्लाई दोबारा शुरू कर दी जाएगी। ये वही उड़ीसा है जहां 1999 में आए सुपर साइक्लोन से 10,000 के करीब लोग मारे गए थे, लेकिन इसके बाद उड़ीसा ने अपनी तैयारियों को इतना मजबूत किया कि ये राज्य यास जैसे तूफान गुजरने के 24 घंटे के भीतर फिर से अपने पांव पर खड़ा होने में लग जाता है।